Hey everyone, I hope you are doing well. This is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shini. आज हम लोग क्लास 9th का एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स। नया सब्जेक्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इससे पहले 6th, 7th, 8th में आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। आपने बस 3 सब्जेक्ट पढ़े थे अपने SST में। अब ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि नया है तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। चलो पालमपुर के बारे में जानते हैं। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जो कि वेल कनेक्टेड है विद इट्स नेबरिंग एरियाज। इसकी जो नेबरिंग एरियाज है, विलेजेस है, इससे ये वेल कनेक्टेड है पालमपुर। अब ये नेबरिंग एरियाज कौन से हैं? जैसे कि अगर बात कर ले रायगंज, तो रायगंज इसके पड़ोस में ही एक बड़ा गांव है। शाहपुर इसके पड़ोस में एक टाउन है, तो उनसे ये वेल कनेक्टेड है। फैमिलीज की बात कर ले तो यहाँ पे 450 फैमिलीज हैं जो हर कास्ट से बिलोंग करती हैं, और उनके जो घर हैं, किसी का घर कच्चा है, किसी का घर पक्का है, तो हर तरह के हाउसेस भी हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट हैज वेल डेवलप्ड रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे चाहे वो रोड्स हो तो रोड डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वो उसको जो टाउन्स है, सिटीज है, उससे कनेक्ट करती हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो भी डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है, इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे है। स्कूल की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है प्लस यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल है। एंड साथ में यहाँ पे हेल्थ सेंटर की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। एक नॉर्मल विलेज जो होता है, आप जिसको डेवलप विलेज बोलते हो, तो ठीक ठाक डेवलपमेंट यहाँ पे है पालमपुर में। नाउ पालमपुर में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज पालमपुर में होती हैं। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से यहाँ एक चीज आ रही है कि ये प्रोडक्शन होता क्या है, हमको क्यों जरूरत है प्रोडक्शन करने की। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? प्रोडक्शन की जरूरत हमको पड़ती है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हमारी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमको गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन अकर्स। सो नाउ लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो यहाँ पे 4 फैक्टर दिए हुए हैं जो कि मेन फैक्टर हैं। क्या क्या है? लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हो, आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, तो आपको उसके लिए लैंड की जरूरत होगी, बिकॉज आप ऐसे हवा में प्रोड्यूस नहीं करने लग जाओगे। आपको एक लैंड चाहिए होगा, लैंड के साथ में आपको वाटर चाहिए होगी, या फिर अदर रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए होगी वहां पे प्रोडक्शन करने के लिए। सो दैट्स द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ नंबर 2, लेबर। मतलब आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो आपको कुछ लेबरर्स चाहिए जो वहां पे वर्क करे। कोई तो वर्क करेगा तभी प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे 2 तरह के लेबर्स आते हैं। एक आता है फिजिकल लेबर, आप बोल सकते हो, या फिर मैनुअल लेबर। मींस जो फिजिकली वर्क करता है, जैसे आप लोग देखते हो लेबरर्स जो काम करते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है एंड एवरीथिंग, उसको बोलते हैं फिजिकल लेबर, जिनकी फिजिकली जो वर्क करते हैं। दूसरा है मेंटल लेबर, जिसका दिमाग चलता है भाई, जो अपने आइडियाज देता है। जो आप देखते हो ना कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में आपको कुछ हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए होते हैं, एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं। तो वही है ये कौन? मेंटल लेबर। तो 2 तरह के लेबर यहाँ पे चाहिए होते हैं लेबर में। नाउ थर्ड, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या हुआ? आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूं, आप बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हो, बिस्किट की फैक्ट्री है आपकी। अब वो बिस्किट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ इनपुट्स उसमें डालने पड़ेंगे। तरह तरह के इनपुट्स पड़ते हैं। तो सपोज आपको फ्लोर है, वाटर है, शुगर है, ये आपके इनपुट्स हो गए आपको बिस्किट बनाने के लिए। सो दिस इज अ रॉ मटेरियल, आपको इनपुट्स डालने पड़ेंगे। दूसरा हो गया कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि अगर आप बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने रॉ मटेरियल डाला, अब बिस्किट प्रोड्यूस होके निकला, अब वो बिस्किट चला गया मार्केट में, उसको आपने बेच दिया। अब आपको फिर से अगर प्रोडक्शन करना है, देन यू अगेन नीड सम फ्लोर एंड सम शुगर एंड सम वाटर। आपको फिर से रॉ मटेरियल यहाँ पे लाके जो एज ए इनपुट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसका ऑपोजिट होता है एक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जैसे आपको बिस्किट प्रोड्यूस करना था तो आपने फ्लोर डाला, शुगर डाला, वाटर डाला, लेकिन अब जो मशीन से आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो मशीन तो सेम रहेगी, आप चाहे जितनी बार प्रोड्यूस करोगे।
एटलीस्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक एक मशीन चलती है, उसको आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। तो मशीन जो है वो आपके लिए एक फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब आपने उसमें एक बार पैसे लगा दिए तो वो मशीन आपकी कुछ टाइम तक रहेगी, आपको बार बार प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन में उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई दूसरा बिस्किट बनाना है तो दूसरी मशीन लेके आओ। नो, आप हर बार वही मशीन यूज कर सकते हो। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल, एक हो गया वर्किंग कैपिटल। नाउ द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, हमने ये प्रोडक्शन पढ़ा, तो यहाँ पे किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कोई तो इनिशिएट करेगा कि हाँ चलो मैं रिस्क लेकर ये प्रोड्यूस करूंगा। ह्यूमन है, उसके आइडियाज है, उसके नॉलेज है, वो करेगा कि हाँ हम ये चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर निकल के आता है, ह्यूमन खुद, इंसान खुद जो प्रोड्यूस करता है वो खुद एक कैपिटल है, वो खुद प्रोडक्शन के लिए एक फैक्टर है, क्योंकि अगर वही इनिशिएट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ना। अब हम पढ़ेंगे पालमपुर के कॉन्टेक्स्ट में कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है या फिर प्रोडक्शन आप बोल लो कैसे होता है। तो पालमपुर की जो 75% पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंड है, यानी कि वो एग्रीकल्चर कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली कर रही है चाहे वो इनडायरेक्टली कर रही है। सभी किसमें लगे हुए? 75% लोग फार्मिंग में लगे हुए हैं। नॉट टेल मी वन थिंग कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर फार्मिंग में लगी हुई है तो सबको प्रोड्यूस चाहिए, सबको अपना खाना पीना उसी से, लाइवलीहुड उसी से चलानी है, तो इसलिए हमको प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए होगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अब हम इन्हीं 4 फैक्टर्स को पढ़ेंगे 1 by 1। तो लैंड, अब सपोज लैंड है तो लैंड से आप कैसे ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हो? तो इसके लिए 2 मेथड दिए हुए हैं। नंबर 1 इज एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड नंबर 2 इज इंटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? आप लैंड पे खेती कर रहे हो, लैंड से आपको प्रोड्यूस मिल रहा है, तो आप एक तरीका अपना सकते हो ज्यादा प्रोड्यूस मिलने का कि उस लैंड का जो एरिया है उसको आप बढ़ा दो। पहले आप 5 हेक्टेयर लैंड पे खेती कर रहे थे, अब 10 हेक्टेयर लैंड पे खेती करने ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग, मींस जो लैंड एरिया है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। नंबर 2 इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव फार्मिंग को समझेंगे हम 2 मेथड से, मतलब आप एक वही लैंड आपका सेम ही है लेकिन उसमें आप प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हो। इंटेंसिव फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो लैंड है आज के टाइम पे वो फिक्स है। किसी भी एरिया में आप देख लो, पालमपुर से समझते हैं, पालमपुर में जो लैंड है वो ऑलमोस्ट सारा लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा चुका है। मतलब पालमपुर में लगभग 60 साल पहले से ही सारा लैंड जो है वो यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, तो उनके पास लैंड नहीं है कि वो एक्सपैंड कर सके। अब जब उनके पास लैंड नहीं है एक्सपैंड करने के लिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? जितना उनके पास लैंड है उसी में उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सो इसी को 2 मेथड से हम समझ सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप सेम पीस ऑफ लैंड पर एक साल में एक क्रॉप से ज्यादा कल्टीवेट करते हो, एक क्रॉप से ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे एग्जांपल, आप रेनी सीजन में ज्वार बाजरा का कल्टीवेशन आपने कर दिया, यानी कि खरीफ सीजन में, देन आपने अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो लगा दिया, देन विंटर में आपने व्हीट लगा दिया, उसी में बीच में आपको टाइम मिला आपने शुगर केन लगा दिया। तो इस तरह से आप एक सेम पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे हो। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग में ये प्रॉब्लम है कि इसको इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आप साल भर में बार बार खेती कर रहे हो तो आपको पानी चाहिए होगा ना इरिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ किसान ऐसे थे, जैसे कि पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां पे उन्होंने ट्यूबवेल्स लगा लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वहां पे सरकार ने उनको हेल्प करी थी, 1960s में ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के दिए थे। उसके बाद जो किसान थे उन्होंने खुद का अपना ट्यूबवेल्स लगा लिया। बट आज भी अगर हम बात करें हमारी कंट्री में 40% लोग ही खुद इरिगेशन कर पाते हैं। बाकी के जो हमारे फार्मर्स हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं? वो मॉनसून पे डिपेंड होते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं फॉर द इरिगेशन। और अगर ऐसा सीन है इरिगेशन का कि लोग मॉनसून पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे? दैट्स वाई कुछ ही किसान है जो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, बाकी के लोग जो हैं वो वैसे ही जैसे नॉर्मल आपको पता है ट्रेडिशनल मेथड वही चलता है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा हम कैसे किसी दूसरे मेथड से एक सिंगल पीस
ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, ज्यादा यील्ड निकाल सकते हैं। सो है मॉडर्न फार्मिंग। तो पहले क्या होता था, पहले जो फार्मर्स होते थे वो ट्रेडिशनल मेथड से खेती करते थे, यानी कि काउ डंग, नेचुरल फर्टिलाइजर, मैन्योर का यूज करके वो एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। यहाँ पे जो इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने HYV सीड्स का यूज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि HYV सीड की हेल्प से हम ये है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, आपको जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के कुछ रीजन्स थे जहां पे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया और यहाँ पे जो HYV सीड्स थे वो यूज किए गए। HYV सीड्स के साथ आपको पानी मींस इरिगेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है। तो ये एक चीज है कि अगर आप HYV सीड्स यूज कर रहे हो तो आपको ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो जब ये 1960s में ये रेवोल्यूशन आया, ये सारी चीजें जो फार्मर्स थे उन्होंने यूज करी, तो इससे उनका प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले उनको 1300 kg पर हेक्टेयर उनका प्रोडक्शन होता था, बट ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन उनका जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होकर 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्शन हो गया। अब लेकिन इसके लिए अगेन वही चीज है कि यहाँ पे इरिगेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो पंजाब, हरियाणा, यहाँ के जो रीजन के जो फार्मर्स थे उन्होंने इरिगेशन किया, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के उन्होंने इरिगेशन किया। बट अदर एरियाज की अगर हम बात करें तो वहां पे उतनी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है जिसके हेल्प से जो किसान है वो इरिगेशन कर सके। सो दिस वाज मॉडर्न फार्मिंग। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, विल द लैंड सस्टेन, कि हम इतने सारे तरीके अपना रहे हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो क्या इससे लैंड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी लैंड की सस्टेनेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझते हैं। तो देखो भाई, आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें भी इरिगेशन ज्यादा चाहिए, यानी कि पानी ज्यादा चाहिए। आप इसमें देख रहे हो इसमें भी इरिगेशन ज्यादा चाहिए। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि आपको ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए आपको पानी ज्यादा देना पड़ रहा है। और एज यू नो कि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इसकी वजह से वाटर का जो टेबल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। वाटर टेबल मींस अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। तो एक तरह से ये आप बोल सकते हो इसका ड्रॉबैक है, आप जो ये यहाँ पे इतने मेथड्स लेके आ रहे हो। दूसरा, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप इतने इतने केमिकल्स यूज कर रहे हो जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि लैंड सस्टेनेबिलिटी हमको ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज इट्स आवर एनवायरमेंट। हमको प्रोडक्शन इस तरीके से करना चाहिए ताकि हम अपने लैंड की सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखें। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। पालमपुर की बात करें तो यहाँ पे 450 फैमिलीज हैं, जिसमें से 150 फैमिलीज यानी कि 1/3 पार्ट जो है वो लैंडलेस है, उनके पास कोई लैंड नहीं है। और उसके अलावा जो 240 फैमिलीज हैं उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर मींस लैंड तो है लेकिन वो बहुत छोटा छोटा लैंड है। एंड नेक्स्ट जो बाकी 60 फार्मर्स हैं, या तो वो मीडियम फार्मर्स है या फिर वो लार्ज फार्मर्स है, किसी किसी के पास तो 10 हेक्टेयर से भी बड़ी बड़ी लैंड है। ठीक है, सो दिस इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे हु प्रोवाइड लेबर, कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन ये लोग करते हैं उसमें लेबर कौन प्रोवाइड करता है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी तो फैमिली ही उतनी इफिशियंट है कि वो वहां पे वर्क कर सकती है और साथ में वो सफिशियंट भी है क्योंकि उनका लैंड भी तो छोटा है, तो ये फैमिली वर्क होता है। लार्ज फार्मर जो है उनके लैंड्स बड़े होते हैं, इसलिए वो लेबरर्स को हायर करते हैं। अब वो जो लेबरर्स को हायर करते हैं तो उनको या तो कैश में पेमेंट करते हैं या तो उनको वैसे ही कुछ जो क्रॉप होती है उसका कुछ यील्ड उनको दे देते हैं या फिर उनको खाना खिला देते हैं। तो वो तरह तरह के पेमेंट्स होते हैं। सो लार्ज फार्मर्स लेबरर्स को हायर करते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग फैक्टर देखेंगे कैपिटल। ये जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है फार्मिंग के लिए वो कहाँ से आता है। तो स्मॉल फार्मर तो पैसे है नहीं, उनके पास छोटा सा लैंड है, तो वो मनी को बोरो करते हैं। किससे बोरो करते हैं? मनी लेंडर से या फिर बिग फार्मर्स से। अब ये जो मनी लेंडर यहाँ पे इनको मनी बोरो करके देते हैं वो हाई इंटरेस्ट इनसे लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब चीजों में दब कौन रहा है? स्मॉल फार्मर। नेक्स्ट मीडियम या लार्ज फार्मर जो होते हैं इनके पास पहली चीज तो इतना ज्यादा ये प्रोड्यूस करने हैं कि इनके पास खुद की सेविंग्स है। चलो अगर सेविंग्स नहीं है तो ये बैंक से जाकर लोन ले लेते हैं और आपको पता है बैंक उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है जितना ये मनी लेंडर्स वगैरह लेते हैं। तो ये कहां से? ये बैंक से पैसे ले लेते हैं, इनका ये कैपिटल हो जाता है।
ओके, सो दिस वाज द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। हमने पालमपुर के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया कि पालमपुर में कैसे प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। अब हम पालमपुर में पढ़ते हैं कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं। जैसे आपने देखा कि 75% फार्मिंग पे डिपेंड है, बट 25% कहाँ पे डिपेंड होंगे, नॉन फार्म एक्टिविटी में। सो नंबर 1 डेयरी। तो डेयरी क्या है, कुछ जो घर हैं, किसान हैं, वो उन्होंने बफलोज रखे हुए हैं, मतलब जो अब वो दूध देगी। अगर बफलो उन्होंने रखे हुए काऊ हैं तो वो अब उनको मिल्क देगी। अब वो मिल्क क्या करते हैं, वो मिल्क वो जाके बेचते हैं जो उनके पड़ोस में गांव है रायगंज में। रायगंज में चिलिंग सेंटर लगा हुआ है जहां पे वो दूध बेचते हैं जाके, और वो जो मिल्क है वो जाता है अगेन कहाँ पे, शाहपुर में, और शाहपुर में उसको बेचा जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे डेयरी भी चलती है। थोड़े बहुत किसान जो है वो डेयरी में लगे हुए हैं, उनका जो एक तरह से अर्निंग है वो डेयरी से भी आ जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो पालमपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने एक छोटी बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा के रखी। बड़ी इंडस्ट्री नहीं, जैसे आप शहरों में देखते हैं, छोटी सी इंडस्ट्री, जैसे गुड़ बनाने की इंडस्ट्री लगा दी, मीन शुगर केन है उससे वो जैगरी बना रहे हैं, उसको जाके वो रायगंज में बेच रहे हैं। तो छोटी सी इंडस्ट्री उन्होंने बना के रखी है, वो चाहे उनके घर में चाहे वो फील्ड में फैमिली के मेंबर्स मिलके करते हैं। थर्ड इज शॉपकीपर्स। तो पालमपुर में ऐसे भी हैं कि कुछ शॉपकीपर्स हैं, यानी कि वो होलसेल मार्केट से सामान लेके आते हैं एंड वो अपने जो पालमपुर गांव है वहां पे बेचते हैं। तो वो हर तरह के सामान बेचते हैं, छोटे से लेकर बड़े सामान तक सब कुछ बेचते हैं शॉपकीपर्स। तो ये मेनली आपको बस स्टैंड यहाँ पे ये सब जगह पे पालमपुर में मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे डेवलप्ड है। कुछ लोगों का लाइवलीहुड ट्रांसपोर्ट से भी चलता है, जैसे कि रिक्शा वाला, तांगा वाला या फिर बुलक कार्ट्स। तो ये सब जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है, लोगों के खर्चा पानी आप बोल सकते हो जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज में लगे हुए हैं इससे निकल जाता है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ विलेज विच नेम पालमपुर। आपने पढ़ लिया कि पालमपुर में कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, कॉशन एक्टिविटी कैसे होती है ग्राउंड लेवल पे, वो हमने समझ लिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए, एंड यस बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश और SST पढ़ाती हूँ, तो मैं आगे भी और वीडियोस उसकी लेके आती रहूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।